अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आज का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान टॉपिक है, इतना कोई टिपिकल है ही नहीं। कह भी सकते हैं कि एक अजीम टॉपिक है। अजीम टॉपिक इसलिए क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। अब इस टॉपिक को भी हमें एक्सप्लेन करना, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले जब भी अगर आप कॉपर की पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो तो आपने एक गैल्वेनिक सेल बनाना होता है। वही वर्ड मैं रिपीट कर रहा हूँ। और गैल्वेनिक सेल के ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जो बच्चे नए हैं वो पहले जाके वो देखें, उसके बाद यहाँ वापस आ जाए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक भी कर सकते हैं। गैल्वेनिक सेल के अंदर हमारे पास दो सेल होते हैं। एक सब फर्स्ट में हाफ सेल कहता हूँ और दूसरा जो आपके पास है सेकंड हाफ सेल। फर्स्ट हाफ सेल जो आपके पास है जहां पे एनोड, इसको आप एनोड कंसीडर कर सकते हैं। एंड सेकंड हाफ सेल जो आपके पास है वो क्या है? कैथोड है। बात ध्यान से कि आप पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं कॉपर की, तो फर्स्ट जो आपका हाफ सेल होना चाहिए वो हाइड्रोजन का होना चाहिए। तो दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने यूज करना है। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को शॉर्ट फॉर्म में शी भी कहा जाता है। ये कोई लड़की नहीं है भाई, ये सिंपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। उसी तरह अगर हम बात करना चाहें सेकंड हाफ सेल जो आपके पास है कैथोड, जिसे आप कैथोड कहेंगे, और वो बेसिकली हमारे पास एक कॉपर का होना चाहिए। ये कॉपर का क्यों लिया जाएगा? क्योंकि आपने कॉपर की पोटेंशियल फाइंड करना है, उसी वजह से आपने यहाँ पे ये कॉपर के लेना है। तो अब हम ब्रीफली इन्हें एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इनकी पूरी कंस्ट्रक्शन भी आपको बता दूंगा, कैसे इनको तैयार किया जाता है और डायग्राम आपने कैसे बनाना है और इसके अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सारे आपने ब्रीफली डिस्कस करना। तो नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट हाफ सेल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट हाफ सेल है, और फर्स्ट हाफ सेल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और फर्स्ट हाफ सेल जो हमारे पास है बेसिकली एनोड, एज एनोड वर्क करता है, तो इसको आपने एनोड भी कहा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यार स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में अगेन आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं ना। वो बात हमारे पास ये होती है कि यार सबसे पहले आपने ग्लास बीकर लेना है, और इस ग्लास बीकर के अंदर हमारे पास क्या होता है, आप एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। और वो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है, या तो आप HCl के ले लें या आपके पास H2SO4 के लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो मैं यहाँ पे HCl की बात कर रहा हूँ, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए? 1m होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड है। और 1m बेसिकली हमारे पास ये कॉन्सेंट्रेशन है। और कुछ चीजें और भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि आप स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन 1m होना चाहिए, और यहाँ पे जो टेम्परेचर आपका है, वो जो टेम्परेचर आप अप्लाई करेंगे, या ये जो बीकर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री C होना चाहिए, या आपके पास क्या होना चाहिए? 298 K होना चाहिए। उसके बाद थर्ड वन जो स्टैंडर्ड जो डिफाइन कर रहा है, वो कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे प्रेशर आपके पास कितना होना चाहिए? 1 atm होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड्स लेने हैं, और वो इलेक्ट्रोड हमें एक बात अगेन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले एक प्लेटिनम का एक स्ट्रिप लिया जाता है, और इसको आप प्लेटिनियम के एक वायर से बांध देंगे। और एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आप प्लेटिनियम आपने लिया है, इसको बेसिकली मैं PT से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। और ये जो मैंने स्ट्रिप यूज किया है, इसके ऊपर आपने प्लेटिनियम ब्लैक भी यूज करना, ब्लैक फॉइल यूज करना है, जिसको अगेन मैं कहता हूँ कि यार PT ब्लैक फॉइल। PT बेसिकली हमारे पास प्लेटिनियम है, और ये ब्लैक फॉइल आपने यूज करना है, और ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे प्लेटिनियम ब्लैक क्यों यूज किया है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को क्या करता है? एडजॉर्ब भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है, तो उसी वजह से ये यूज किया जाता है। एंड थर्ड वन, यहाँ पे आपने एक और चीज जो सबसे मेन है वो आपने यूज करना है, वो आपका है ग्लास जैकेट। और ग्लास जैकेट कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ग्लास ट्यूब की तरह होता है। तो इसके एक साइड आपके पास है इनलेट होगा,
और इस इनलेट का काम क्या है और यहाँ से क्या आप इंटर करवाएंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये जो ग्लास इनलेट है इसको यूज करने की एक और मेजर रीजन है कि ये बेसिकली हमारे पास जो प्लेटिनियम आपका है इसको प्रिवेंट करता है, किससे, ऑक्सीजन से, बचाता है ऑक्सीजन से। तो कहीं आपसे पूछा जाए तो आप इसका आंसर भी बता सकते हैं कि यार आपने यहाँ पे ग्लास जैकेट क्यों यूज किया है, तो वो बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन से बचाने के लिए आपने ग्लास जैकेट यूज किया है। और इस इनलेट के जरिए से आपका हाइड्रोजन गैस, या ड्राई हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं या प्योर हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, आप पुश करेंगे। और पुश करते वक्त एक बात याद रख लीजिएगा, यहाँ का प्रेशर 1 atm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो हाइड्रोजन आपका यहाँ से जा रहा है वो ड्राई हाइड्रोजन है, और इसके ऊपर हमारे पास क्या अगेन जो है प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट हाफ सेल कंप्लीट हो चुका है और अब आपने सेकंड हाफ सेल बनाना है। तो सेकंड हाफ सेल बेसिकली मैंने आपको बता दिया था कि यार वो बेसिकली कॉपर का होना चाहिए, तो ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा सेकंड हाफ सेल। और सेकंड हाफ सेल बेसिकली हमारे पास जो वर्क करेगा एज अ कैथोड वर्क करेगा, तो यहाँ पे मैंने कैथोड भी लिखा। और इसकी पूरी अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना चाहे तो सबसे पहले आपने एक ग्लास बीकर लेना है, और इस बीकर के अंदर जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास होना चाहिए, दैट इज कॉपर सल्फेट। बात अगेन एक और जो अक्सर बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि यार उनके दिमाग में आया कि यार यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट क्यों यूज किया, और कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। ये कॉपर सल्फेट इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे जो मैं इलेक्ट्रोड इमर्स कर रहा हूँ या डिप कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रोड आपका कॉपर का है, Cu है। अगर आप यहाँ पे जिंक यूज करना चाहेंगे तो यहाँ पे जिंक सल्फेट होना चाहिए, और अगर सिल्वर होगा तो जो हट के है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आप सिल्वर की पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइट आपका सिल्वर क्लोराइड होना चाहिए, और बाकी सब के कंडीशंस के अंदर आप सल्फेट यूज कर सकते हैं। सिर्फ सिल्वर में आपके पास क्लोराइड यूज किया जाता है। ये मैंने इलेक्ट्रोड भी इसके अंदर इमर्स किया, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ और किसी और चीज की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आपने क्या करना है, यहाँ से वायर निकालना है और इसको ले जाके आपने एक वोल्ट मीटर या आपके पास एक गैल्वेनोमीटर के साथ आप कनेक्ट करेंगे। अभी तक हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा, यहाँ पे वोल्टेजेस आपको कुछ नजर नहीं आएंगे, क्योंकि सर्किट कंप्लीट करने के लिए पूरा पाथ आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो अब सर्किट किससे कंप्लीट किया जाता है और वो कौन सा पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम एक ग्लास ट्यूब लेंगे, और वो जो ग्लास ट्यूब आपके पास है इसके इस साइड यानी जो होल्स हैं इन साइड आपके पास है एब्जॉर्बर्स लगाए जाते हैं। ये एब्जॉर्बर्स का काम क्या है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। और ये जो ग्लास ट्यूब के अंदर दो चीजें स्पेशली हम ऐड करते हैं, एक आपके पास है जेल आप ऐड करते हैं, और साथ में आपके पास या तो आप NaCl एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं या आपके पास क्या होगा KCl यूज किया जाता है। और ये जो ग्लास ट्यूब के अंदर ये केमिकल्स डालने के बाद अब ये जो ग्लास ट्यूब नहीं रहेगा, इसको आप क्या कहेंगे, सॉल्ट ब्रिज कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, ये बेसिकली हमारे पास है दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखेगा, और अपने अंदर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं वो इस कंटेनर को भी प्रोवाइड करेगा और इस कंटेनर को भी प्रोवाइड करेगा। ये भी मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। अब जाके सर्किट आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अराउंड आपके पास से सपोज करें सर्किट कंप्लीट होने के बाद थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे कुछ वोल्टेजेस नजर आएंगे, वो आपके पास कितने हैं, 0.34 वोल्ट है। ये जो वोल्ट मीटर आपके पास है वो इंडिकेट करके बताता है कि यार यहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेजेस जो प्रोड्यूस हुए हैं वो कितने हुए हैं, 0.34 वोल्ट प्रोड्यूस हुए। अब अगला पॉइंट हमारे पास ये वर्किंग, यार ये कहाँ से आए हुए इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपके पास ये वोल्टेजेस कैसे प्रोड्यूस हुए। तो अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके लिए एक और चीज सबसे मेजर है, वो हमारे पास है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसे हम ACS कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। ये पिछले दो वीडियोस के अंदर भी मैं बता चुका हूँ, और अगेन आपके पास इसको बताने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको दो एलिमेंट्स के बारे में बताता हूँ इस सीरीज के अंदर। एक हमारे पास आता है हाइड्रोजन, और एक आपके पास क्या है, कॉपर। हाइड्रोजन और कॉपर बेसिकली हमारे पास क्या, हाइड्रोजन ऊपर पाया जाता है और कॉपर आपके पास क्या होता है, यहाँ पे पाया जाता है। तो हाइड्रोजन ऊपर है और आपके पास क्या, कॉपर नीचे। एक बात याद रख लीजिएगा, इस सीरीज के अंदर ये दो इलेक्ट्रोड्स मैंने क्यों कंसीडर किए हैं, क्योंकि जो मेरा पूरा सिस्टम जो बना हुआ है इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड जो मैंने यूज किए हैं, कि आपके पास है हाइड्रोजन का है और एक दूसरा आपके पास है कॉपर का है, तो मुझे सिर्फ इन्हीं पे खेलना है।
तो उसीलिए मैंने यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं, यानी इन दोनों को मैंने मेंशन किया, इन दोनों को मैं अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, या इन दोनों की ही हम बात करेंगे। तो अब सीरीज के अंदर आपने ये देखना है कि इन दोनों में से पोजीशन जो है ऊपर किसकी है। हाइड्रोजन जो है सीरीज में ऊपर होता है कॉपर से, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिलीज होंगे, तो यानी ऑक्सीडेशन वाला जो प्रोसेस आपका होगा वो किस तरफ होगा, हाइड्रोजन की तरफ होगा। तो अब मैं दोबारा से उस जो मैंने सर्किट बनाया था वहां पे जा रहा हूं ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। और दूसरी बात कि यार ये हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑयल है, ऑयल बेसिकली आपके पास क्या होता है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वही इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या करेगा, कॉपर गेन करने की कोशिश करेगा, और जब ये गेन करेगा तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगी। और रिडक्शन जिस टर्मिनल पे होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। इसी वजह से मैंने उसको सेकंड इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा था। अब आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे देखें हाइड्रोजन सबसे पहले यहाँ पे आएगा, और इस ये जो प्लेटिनियम ब्लैक जो आपने यहाँ पे यूज किया था, ब्लैक फॉइल जो यूज किया था, ये बेसिकली उस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद बेसिकली इसके बाद थोड़ी देर बाद ये हाइड्रोजन को आयोनाइज करेगा। और आयोनाइज करने के बाद हमारे पास, जब आप हाइड्रोजन को आयोनाइज करते हैं तो देखिए ये आपके पास दो H पॉजिटिव के आयंस बनेंगे और साथ में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। वो जो 2H पॉजिटिव के आयंस है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइट में ऐड हो जाएंगे, यानी H पॉजिटिव का आयन यहाँ पे आ रहा है और ये एक साथ आपके पास 2H पॉजिटिव आयंस आ चुके हैं। अब दूसरी बात की यार, यहाँ पे दो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, एक तो H पॉजिटिव आयन और साथ में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, तो वो ये जो कॉपर वायर आपने यूज किया था ना, इस वायर के जरिए से आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है आगे मूव करने की कोशिश करेंगे। देखिए इस वायर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, तो इस टर्मिनल के ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये बेसिकली आपके पास नेगेटिव है। और ये जो प्रोसेस है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये जो आपका पार्ट है वो आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और जिसकी वजह से आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है कॉपर वायर के रास्ते से बाहर की तरफ आ रहे हैं और कहाँ मूव ऑन करते हैं, वोल्टमीटर से। अब वोल्टमीटर अपने पास इन करंटियल इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा नहीं, और वो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे और वो किसकी तरफ जाएंगे, कॉपर की तरफ जाएंगे। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब इस इलेक्ट्रॉन में सॉरी इस ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड है, जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इन हो चुके हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए एक और बात, ये जो आपने कॉपर सल्फेट का जो आपने सोल्यूशन लिया था, इसके अंदर दो आयंस हैं, एक Cu+2 और एक आपके पास क्या SO4-2। तो यानी ये यहाँ जो पॉजिटिव आयन है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता, तो जितने भी Cu+2 के आयंस थे वो माइग्रेट करेंगे किसकी तरफ, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। तो और जैसे ही आपके पास कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, क्योंकि ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इसके ऊपर ज्यादा खुद पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसको जो घेर लेते हैं वो आपके पास Cu+2 के आयंस घेर लेते हैं, और जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगेन यहाँ पे कॉपर के आयंस जितने भी Cu+2 के आयंस थे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कोशिश करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी किसी भी साइड पे गेन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। और एक और बात आपको बताना चाहूंगा, जिस साइड रिडक्शन होगी वो आपका टर्मिनल जो है वो क्या कहलाया जाएगा, कैथोड कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, कैथोड। इसकी भी शॉर्टकट बता चुका हूँ कि लास्ट टाइम भी, और एक दफा दोबारा से बताता हूँ कि AOCR, और A बेसिकली आपके पास है एनोड है, O क्या है, ऑक्सीडेशन है, C आपके पास है कैथोड है, और R क्या है, रिडक्शन। अब इसके बाद हमें इनके कुछ रिएक्शंस लिखने हैं एनोड और कैथोड के, वो रिएक्शंस भी मैं आपको लिख के बताता हूँ कि कैसे आपने लिखने होते हैं। तो अब जो नेक्स्ट आपके पास है वो रिएक्शन आपने यहाँ पे पहले एनोड के लिए आपने लिखना है। और आपको पता है कि यहाँ जो काम एनोड पे कर रहा था वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, तो हाइड्रोजन इनिशियली आप यहाँ पे डिफाइन कर चुके थे ECS देख के कि इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और हाइड्रोजन जिस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये 2H पॉजिटिव आयंस बना देगा और साथ में आपके पास क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये जो प्रोसेस आपका है वो ऑक्सीडेशन है। एक बात अगेन बताना चाह रहा हूँ, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। और उसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास एक कैथोड है, और आपने यहाँ पे कैथोड को भी डिफाइन करना है, और आप पहले ही बता चुके हैं कि यार कैथोड के ऊपर आपके पास Cu+2 के आयंस आएंगे।
और ये जो बाहर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर चुका है वो गेन करेगा, और गेन करने के बाद आपके पास Cu सॉलिड में जाएगा। तो इससे भी एक और ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कैथोड है अराउंड आपके पास 10-15 मिनट के बाद अगर आप कैथोड जो कॉपर इलेक्ट्रोड था कैथोड के ऊपर उसको आप निकाल के देखोगे तो एक्चुअल साइज से उसकी साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि इसके ऊपर आपके पास क्या है, कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो चुका है, और जब ये कॉपर डिपॉजिट होगा तो उसकी साइज क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये भी आपकी एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन का मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंट के बाद देखा या आपने जो सुना वो बेसिकली हमारे पास ऑब्जर्वेशन कहलाया जाता है। अब एक और चीज सबसे मेजर पार्ट हमारे पास है कि यार मैंने यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक सॉल्ट ब्रिज भी बनाया था, वो सॉल्ट ब्रिज क्या काम करेगा वो भी आपने एक्सप्लेन करना है। अब उसके लिए हम यहाँ पे जा रहे हैं, दोबारा से पीछे डायग्राम की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे H पॉजिटिव इस सॉल्यूशन के अंदर पहले ही आपके पास है एक H पॉजिटिव और एक आपके पास है Cl नेगेटिव के आयंस थे, क्योंकि आपने एसिड कौन सा यूज किया था, HCl यूज किया था। तो अब जैसे ही H पॉजिटिव ये भी प्रोड्यूस करके आपको दे रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आपकी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। जब पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो इसको बैलेंस करने का जो काम आपने दिया है वो किसको दिया है, सॉल्ट ब्रिज को दिया है। और सॉल्ट ब्रिज के अंदर आपके पास सपोज मैंने यहाँ पे NaCl लिया है तो एक Na पॉजिटिव आयन होगा और एक साथ में आपके पास क्या होगा, Cl नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव की तरफ जो अट्रैक्शन होगी वो किसकी होगी, नेगेटिव की। तो यानी यहाँ जितने भी Cl नेगेटिव के आयन है वो माइग्रेट करके इस तरफ से, यानी ये जो एब्जॉर्बर आपने लगाया वो इन आयंस को इसके करीब लेके जाएगा और ये Cl के आयंस ऊपर से आएंगे तो दोनों आपस में रिएक्ट करके दोबारा से क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे, यानी सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देंगे। क्या कर देंगे, सॉल्यूशन को न्यूट्रल। सॉल्ट ब्रिज का काम ये है कि पहले आपने देखना है कि यार किस साइड आपके नंबर ऑफ आयंस आपके इंक्रीज हो रहे हैं, पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो रहा है या नेगेटिव आयन इंक्रीज हो रहा है। और अगर सपोज करें पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो रहा है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए सॉल्ट के जो सॉल्ट ब्रिज आपका है उसके खुद के नेगेटिव आयंस उसकी तरफ माइग्रेट करेंगे और उसको ओवरकम करने के लिए उसके साथ रिएक्ट करके फाइनली आपके पास एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें। उसी तरह अब दूसरी तरफ अगर हम देखना चाहे तो हमारे पास यहाँ पे देखें दो आयंस थे, एक तो Cu+2 के और आपके पास क्या SO4-2। हम पहले ही बता चुके हैं कि Cu+2 के जितने भी आयंस थे वो किसकी तरफ जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। और तो यहाँ सोल्यूशन के अंदर क्या बचेंगे, Cu+2 बचेंगे। क्या बचेंगे, Cu+2 के आयंस बचेंगे और सॉरी SO4-2 के आयंस बचेंगे। तो SO4-2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Na पॉजिटिव के आयंस जितने भी हों वो सब के सब इस तरफ माइग्रेट करने की कोशिश करेंगे और इनके साथ रिएक्ट करके फाइनली आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज Na2SO4 बन जाएगा। एक दफा दोबारा से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सॉल्ट ब्रिज जब तक वर्क नहीं करेगा जब दोनों साइड के आयंस डिस्टर्ब ना हो। देखिए अगर यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो आपका आयन इलेक्ट्रोलाइट आपका डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो यानी आयंस आपके इंक्रीज नहीं होंगे। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रो जैसे ये काम करना शुरू कर चुका है, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है और वो कहाँ भेज रहा है, इलेक्ट्रोलाइट में भेज रहा है। तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पहले भी H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, दोनों बैलेंस्ड है, तो इस वक्त आपका इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब नहीं है। अब जैसे ही H पॉजिटिव आयंस ये प्रोड्यूस करके यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में ट्रांसफर कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो रही है। जब ये इंक्रीज होगी तो तब ये जो सॉल्ट ब्रिज आपके पास अपना काम शुरू कर देगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, Cu+2 के आयन सारे माइग्रेट करके किसकी तरफ जा रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। तो उसके अंदर बचे कौन से आयंस, SO4-2 के, और SO4-2 के आयंस अब एक्सेस में हो रहे हैं, उनको भी बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो Na पॉजिटिव आपका था वो किसकी तरफ माइग्रेट करेगा, इसकी तरफ आएगा। अब जब आयंस की मूवमेंट होगी तो आपका सर्किट पूरा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये रिएक्शंस तो मैं लिख चुका, और अब एक और चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये कि यार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड की जाती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने का एक सिंपल फॉर्मूला लास्ट क्लास के अंदर भी मैं बता चुका था और या लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैं बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है, सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू हमारे पास क्योंकि स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट कैथोड, और उसको आपने माइनस करना है किससे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट एनोड। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो वोल्ट मीटर लगाया था उसकी जो रीडिंग थी वो हमारे पास 0.34 वोल्ट, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। कैथोड, कैथोड बेसिकली हमारे पास क्या कॉपर है, तो आपने ई नॉट ऑफ आपने Cu लिखा क्योंकि कॉपर आपका एज अ कैथोड काम कर रहा है हाँ इस दौरान में।
और एनोड पे आपके पास हाइड्रोजन है। आप सब जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, और उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी खुद की पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो अब इस तरफ ये क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, और यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.34 वोल्ट। तो ये फाइनली हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर फाइंड कर चुके हैं, वो जो कि आपके पास कितना आ रहा है 0.34 वोल्ट आ चुका है। अब इसके ऊपर जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर चुका हूँ। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नोट्स वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वही याद करके अपने पेपर में लिखना है, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। और कहीं पे किसी पोर्शन में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।